एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए द एज ऑफ एडेलाइन नाम की एक रोमांटिक स्लैश फैंटेसी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 24 अप्रैल 2015 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 86% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत एडेलाइन बोमन नाम की एक औरत से होती है जो अपने लिए नई आईडीज बना रही है। एडेलाइन एक लाइब्रेरी में काम करती है और यहाँ पर लोग उसे जेनी के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिरकार एडेलाइन को नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब उसके पास आर्काइव से जुड़ा हुआ एक काम आता है तो वो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि इस काम में उसे पुरानी वीडियोज़ और पुराने रिकॉर्ड्स देखने को मिलते थे। एक फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि एडेलाइन का जन्म 1 जनवरी 1908 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनकी उम्र 107 साल होनी थी, लेकिन एडेलाइन बहुत ही जवान दिखती थी। सन 1929 में एडेलाइन की एक इंजीनियर से शादी होती है। 3 साल बाद वो फ्लेमिंग नाम की एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन एक हादसे में सन 1937 में उसके पति की मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के 10 महीने बाद जब वो अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलने के लिए ड्राइव कर जा रही होती है, उसी वक्त उसके साथ एक हादसा होता है। शहर में एक अजीबोगरीब करिश्मा होता है। कैलिफोर्निया में उस वक्त बर्फ गिरती है। उस बर्फ के गिरने के साथ ही एडेलाइन का एक्सीडेंट होता है और वो एक तालाब में गिर जाती है। तालाब में गिरने की वजह से एडेलाइन के दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। लेकिन ठीक उसके बाद ही अचानक से बिजली कड़कती है, जो कि उसकी गाड़ी से जा टकराती है। बिजली के टकराने की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट रिलीज होता है, जिसकी वजह से एडेलाइन वापस से जिंदा हो जाती है। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बदल दी थी। वो उस दिन के बाद से एक भी दिन बड़ी नहीं होती, यानी कि एडेलाइन कभी बूढ़ी नहीं होती। बहुत सालों तक तो एडेलाइन को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। कभी वो कहती कि किसी क्रीम की वजह से उसकी स्किन अच्छी हो गई है, तो शायद कभी वो कहती कि उसकी एजिंग प्रोसेस ही शायद स्लो हो। लेकिन ऐसा कहते कहते 45 साल गुजर जाते हैं। फिर वो दिन आता है जब वो अपनी बेटी से भी छोटी दिखने लगती है। एडेलाइन की उम्र इस वक्त 45 साल है। वो हाईवे पर ड्राइव कर रही है और अचानक से उसकी कार को पुल ओवर कर लिया जाता है। जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं तो ऑफिसर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो कोई 45 साल की औरत है। इसीलिए उसे एग्जामिनेशन के लिए स्टेशन बुलाया जाता है। उस दिन के बाद से कुछ लोग एडेलाइन का पीछा करने लगते हैं। एडेलाइन अब अपना शहर बदल देती है। वो अपनी जॉब बदलकर एक दूसरी जगह जॉब करने लगती है, जहाँ पर वो अपने ऊपर रिसर्च करती है। लेकिन उसे किताबों में एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकती थी। एक रोज़ कुछ लोग एडेलाइन का पीछा करते हैं और वो उसे उसकी कार में बैठने के लिए कहते हैं। एडेलाइन ये समझ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है। इस वक्त वो 50 की होने वाली है, लेकिन वो किसी 25 साल की दिखने वाली लड़की जैसी लगती है। एडेलाइन को जब इस बात का एहसास होता है कि वो लोग उसे किसी स्पेसिमेन की तरह यूज़ करेंगे और अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए उसे कैद कर देंगे, तो वो उनकी गाड़ी में से भाग जाती है। आखिरी बार वो फ्लेमिंग से बात करती है और वहाँ से अपना सामान ले जाती है। वो अपनी बेटी को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उसे अब मिलना जुलना कम करना होगा और अपनी जान पहचान बदल कर रहना होगा। जब भी वो लोग मिलेंगे तो बस एक ही फ़र्क होगा कि अब वो उसे माँ नहीं बल्कि अपनी दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवाएगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एडेलाइन 107 साल की है। वो अभी भी सैन फ्रांसिस्को में ही रहती है, बस अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी बदलकर। कुछ ही दिनों में वो ऑरेगन मूव होने वाली है और उसका नाम इसके बाद सुजैन होगा। एडेलाइन एक न्यू ईयर पार्टी में जाती है, जहाँ पर एक दीवार पर टंगी तस्वीर को वो बहुत ही ध्यान से देखती है। ये तस्वीर उसकी और उसके पति की थी। यहाँ एडेलाइन अपनी एक दोस्त से मिलने वाली है जो एक पियानिस्ट है। उसे ये लगता है कि एडेलाइन बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि वो आंखों से देख नहीं सकती। इसीलिए एडेलाइन सिर्फ उसके साथ कांटेक्ट में थी। एडेलाइन को वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस लड़के का नाम एलिस जोन्स है और वो किसी लड़की के साथ वहाँ पर आया है। इसीलिए एडेलाइन उससे बात नहीं करती। जब एडेलाइन बीच पार्टी में से ही अपने घर जाने लगती है तो वही लड़का एलिस आकर उससे लिफ्ट में मिलता है। एडेलाइन उससे पहली ही नज़र में प्यार कर बैठी है, लेकिन वो जानती है कि उसे अपनी पहचान को एक राज रखना होगा। इसीलिए वो उस लड़के से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। एडेलाइन अब अपनी बेटी फ्लेमिंग से बात करती है
जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। फ्लेमिंग और एडेलाइन अगले रोज़ मिलने वाले हैं। वो दोनों जब अगले रोज़ मिलते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, जबकि एडेलाइन आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। एडेलाइन को यह देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन फ्लेमिंग ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जिया है, इसीलिए उसे बूढ़े होने पर कोई अफसोस नहीं। बस उसे इसी बात का दुख हमेशा सताते रहता है कि उसकी माँ आज भी अकेली है और अपनी पहचान से दूर भाग रही है। एडेलाइन ने ओरेगन में शिफ्ट होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि फ्लेमिंग वहाँ पर रहती थी, लेकिन फ्लेमिंग अपनी माँ को बताती है कि वो एक रिटायरमेंट कम्युनिटी में शिफ्ट होने वाली है। एडेलाइन उसका ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन फ्लेमिंग उसे कहती है कि उसे अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ ही दिनों में अब जाने वाली है। जाते जाते फ्लेमिंग अपनी माँ से सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि अब उन्हें भागना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग उनका पीछा कर रहे थे या उनके बारे में जानते थे वो अब मर चुके हैं, इसीलिए उन्हें अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए। एडेलाइन जब अगले रोज़ अपनी लाइब्रेरी में पहुंचती है तो वो वहां पर एलिस को देखकर चौंक जाती है। एलिस और कोई नहीं बल्कि उनके बोर्ड मेंबर्स में से एक ही है और वो एडेलाइन को काफ़ी पहले से जानता था। एलिस उसकी लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें दान करने वाला था और वो बदले में एडेलाइन से कहता है कि उसे उसके साथ एक डेट पर चलना होगा। बहुत देर तक इनकार करने के बाद एडेलाइन इस बात के लिए मान जाती है और एलिस उससे वादा करता है कि वो उसे ऐसी जगह में ले जाएगा जहां वो आज से पहले कभी नहीं गई होगी। एडेलाइन ये सुनकर हंसने लग जाती है। वो उससे कहती है कि इस पूरे शहर में एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जिसे मैंने देखा ना हो। आखिर डेट पर जाने वाला वो दिन आ ही जाता है और एलिस एडेलाइन को एक पुरानी बोट में लेकर जाता है जो कि उन लोगों को खुदाई के वक्त वहां पर मिली थी। एलिस एक यंग बिजनेसमैन था। उसने अपने दोस्त के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया था। उन दोनों का स्टार्टअप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इसीलिए उन दोनों ने पैसों को आपस में बांट लिया था। जहां एक तरफ उसका दोस्त अब भी उस बिजनेस को संभालता है, वहीं दूसरी तरफ एलिस अब चैरिटी के कामों में लग गया है। वो सैन फ्रांसिस्को हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन सोसाइटी में भी बोर्ड मेंबर था और यही वो वजह थी कि उसे इस पुराने शिप पर आने की परमिशन थी। एडेलाइन इस बात से काफ़ी खुश होती है क्योंकि ये असल में एक जगह थी जो उसने नहीं देखी थी। क्योंकि एलिस उससे दोबारा मिलना चाहता है, इसीलिए वो उसे एक और डिनर के लिए मना लेता है। वो जैसे ही डेट पर पहुंचती है वो देखती है कि एलिस अपने हाथों से उसके लिए खाना बना रहा है। वो दोनों घंटों तक बातें करते हैं और अचानक से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उस रात एडेलाइन वहीं पर रुक जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो काम के लिए निकलने लगती है वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों दोबारा मिल सकते हैं। एडेलाइन उससे कहती है कि उसे इस बारे में सोचना होगा क्योंकि वो शायद ओरेगन मूव हो रही है। उस रोज़ वो बेहद खुश है, लेकिन जैसे ही वो काम से घर पहुंचती है वो देखती है कि उसका कुत्ता बहुत बीमार है। ये कुत्ता उसके साथ उसके जवानी के दिनों से था, क्योंकि वो इसकी हर नस्ल को पालती आई थी। लेकिन उसके इस कुत्ते की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि शायद उन्हें उसे मरने देना होगा। उम्र की वजह से जब उसके कुत्ते की मौत हो जाती है तो उसे ये लगता है कि शायद वो अकेले ही रहने वाली है, क्योंकि हर इंसान जिससे वो प्यार करेगी वो एक रोज़ मर जाएगा, लेकिन बस वो जिंदा रह जाएगी। एलिस उसे मैसेजेस पर मैसेजेस भेजता रहता है, लेकिन वो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। एलिस अब लाइब्रेरी से उसका एड्रेस ढूंढता है और वो उसके घर आ पहुंचता है। एडेलाइन जब ये देखती है तो वो उस पर गुस्से से चिल्ला उठती है। वो उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे और यही वो वजह है कि वो किसी को अपने घर नहीं आने देती। वो एलिस को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और खुद अपने घर लौट जाती है। एडेलाइन अब पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपनी बेटी फ्लेमिंग से बात करती है और उसे एलिस के बारे में बताती है। फ्लेमिंग अब उसे दोबारा वही बात कहती है कि उसे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। एडेलाइन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भागते हुए एलिस के घर जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे एक डेट पर ले जाना चाहती है। एलिस जब उससे ये पूछता है कि वो उसे डेट पर कौन सी जगह लेकर जाएगी तो वो उससे कहती है कि ऐसी कोई जगह जहाँ पर वो पहले कभी नहीं गया होगा। एडेलाइन उसे एक पुराने पिक्चर हाउस में लेकर जाती है जिसकी शुरुआत साल 1930 में हुई थी। यहाँ सालों से कोई नहीं आया था और दोनों यहाँ बैठकर काफ़ी देर तक वक्त बिताते हैं। बातों ही बातों में एलिस उसे कहता है कि उसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, इसीलिए वो चाहता है कि वो इस हफ्ते उसके साथ उसके घर चले। एडेलाइन भी अब उसे प्यार करने लगी है और इसीलिए बिना सोचे समझे वो उसे हाँ कह देती है। एडेलाइन अब भी उसे अपना नाम जेनी ही बताती है।
जैसे ही वो एलिस के घर पहुंचती है, उसकी माँ और उसकी बहन उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसके पिता कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी वजह से हम सब लोग हैरान हो जाते हैं। एलिस के पिता का नाम विलियम है और वो जेनी को पहचान लेते हैं और उसे एडिलाइन कहकर बुलाते हैं। एडिलाइन भी जैसे ही विलियम को देखती है, उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। वो सबको झूठ कहते हुए कहती है कि एडिलाइन उसकी माँ का नाम है और वो दोनों एक जैसे दिखते थे। विलियम की आंखें अभी भी फटी की फटी हैं और वो एडिलाइन को बार बार देख रहा है। वो उससे बार बार एक ही बात कहता है कि वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जिस तरह से विलियम एडिलाइन को लेकर बात करता है, सब लोगों को ये काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता लगा था कि उन दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी। विलियम उन दोनों 26 साल का हुआ करता था। एक रोज़ जब वो अपनी साइकिल पर लंदन में जा रहा था, तभी अचानक से उसकी मुलाकात एडिलाइन से होती है। वो गाड़ी ठीक करने में उसकी मदद करता है और बातों ही बातों में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एडिलाइन उसे बताती है कि उसे लोग प्यार से डेला बुलाते हैं। दोनों 5 हफ्तों तक लंदन में साथ ही रहते हैं और उसके बाद विलियम उसे अपने घर यूएस ले आता है। विलियम सबको बताता है कि वो 26 साल का था। वो मेडिसिन पढ़ रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो मेडिसिन पढ़े। जब उसने ये बात एडिलाइन को बताई तो एडिलाइन उस पर हंसने लगी। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेडिसिन नहीं पढ़ना है तो तुम ये छोड़ सकते हो। और एडिलाइन के कहने पर ही उसने मेडिसिन छोड़कर फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था। और उसके बाद वो बहुत कामयाब एस्ट्रोनॉमर बना। यानी कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी था वो एडिलाइन की वजह से था। जब विलियम की बीवी उसके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। विलियम अब उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों की शादी को 40 साल हो चुके हैं और वो अपनी बीवी से ही प्यार करता है। एडिलाइन बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एडिलाइन जब सब घर वालों के साथ एक गेम खेल रही थी तो खेल खेल के दौरान उसे ये पता चलता है कि विलियम ने जिस कॉमेट को डिस्कवर किया था उसने उसे डेला नाम दिया था। यानी कि वो एडिलाइन से बेहद प्यार करता था और वो आज भी उसे याद करता था। एडिलाइन एक रोज़ वॉक के लिए बाहर निकलती है और उसकी बात विलियम से होती है। विलियम उसे बताता है कि वो उसकी माँ से बेहद प्यार करता था। वो उसे प्रपोज करने वाला था और रिंग के साथ एक पार्क में खड़ा था, लेकिन एडिलाइन वहाँ पर आई ही नहीं। बातों ही बातों में विलियम उसके हाथ पर एक निशान देख लेता है और वो ये बात समझ जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एडिलाइन बोमन ही है, क्योंकि उसके हाथों पर ये निशान तब बना था जब उसके हाथों पर एक चोट लगी थी और वो विलियम ही था जिसने उसके हाथों पे उस जख्म को स्टिच किया था। वो अब उसे इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है, लेकिन एडिलाइन इस बात से इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है। विलियम उसे बार बार ये बोलने की कोशिश करता है कि जो उसने उसके साथ किया वो उसके बेटे के साथ बिल्कुल ना करे, लेकिन एडिलाइन उसकी एक नहीं सुनती और एक खत लिखकर वहाँ से चली जाती है। एलिस जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है और एडिलाइन का वो खत पढ़ता है, वो उसे रोकने के लिए उससे पीछे जाने लगता है। आधे रास्ते में पहुंचकर एडिलाइन अपनी बेटी को कॉल करती है। उसे हर वो बात याद आती है जब वो अपना घर छोड़कर भागी थी या उसने अपनी पहचान बदली थी। अब वो अपनी बेटी से कहती है कि वो उसे कल कॉल करेगी, लेकिन अब वो भाग भाग कर तंग आ चुकी है और अब वो ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना चाहती है। इतना बोलने के बाद वो कार यू टर्न करने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। एडिलाइन गाड़ी से बाहर गिर जाती है और ज़ख्मी हालत में वहीं पड़ी रहती है। एक बार फिर से वही होता है। अचानक से बर्फ़ गिरने लगती है और एडिलाइन के शरीर का तापमान हाइपोथर्मिया की वजह से नीचे जाने लगता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर पैरामेडिक्स की टीम आती है जो उसे रिवाइव करती है। उसी वक्त वहाँ पर एलिस आ जाता है और वो सब मिलकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर जब एडिलाइन की आंखें खुलती हैं तो वो एलिस से बात करती है। एलिस उससे कहता है कि उसे इतनी जल्दी प्रपोज नहीं करना चाहिए था और उसका घबरा कर वहाँ से भाग जाना उसी की गलती है। लेकिन इससे पहले कि एलिस अपनी बात पूरी करता है, एडिलाइन उससे कहती है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि उसे कुछ सच बताना है और शुरुआत वो अपने नाम से करेगी। वो उसे अपना असली नाम एडिलाइन बोमन बताती है। इसके बाद फ्लेमिंग भागते हुए एडिलाइन के पास आती है। वो एलिस को देखती है और उसे कहती है कि मैं एडिलाइन की दादी हूँ। लेकिन एलिस जिन नज़रों से उसे देख रहा होता है वो ये समझ जाती है कि उसे सच पता है। एडिलाइन उसे कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी को अपना सच बताया है। फ्लेमिंग जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें खुशी के मारे भर आती हैं।
वो अपनी माँ से कहती है कि फाइनली वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस और एडेलाइन एक पार्टी में जा रहे हैं और फ्लेमिंग घर पर ही रुक रही है। फ्लेमिंग अपनी माँ को जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। एडेलाइन तैयार होने के लिए शीशे के सामने खड़ी है। अचानक से वो आईने में देखती है कि उसके सर पर एक सफ़ेद बाल है। ये सफ़ेद बाल इस बात का सबूत है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया था, यानी कि एडेलाइन अब बूढ़ी होने लगी थी। ये दिन एडेलाइन की ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था क्योंकि पिछले 108 सालों से वो इसी दिन के आने का इंतज़ार कर रही थी। और इसके साथ ही एक बहुत ही अनकॉमन चीज़ और होती है। विलियम जिस डेला के आने का इंतज़ार इतने सालों से कर रहा था, वो कॉमेट आखिरकार वहाँ पर आ ही जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊँ तो ये मेरी अब तक की सबसे अमेजिंग लव स्टोरी है। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।